कहानी की शुरुआत में एक अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह के लिए रवाना किया जाता है, जिसमें 8 वैज्ञानिक बैठे हुए होते हैं। वह मंगल ग्रह पर यह पता करने के लिए जाते हैं कि वहां पर जीवन संभव हो सकता है या नहीं। अब इन्हें मंगल ग्रह पर 6 महीने हो गए हैं और आज इन्हें सिर्फ एक ही दिन रुकना है, जिसके बाद यह वापस धरती के लिए रवाना हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर एक लड़का और लड़की दिखाई जाती है जो मंगलयान की गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर रेत का एक तेज तूफान आता है। यह दोनों इस तूफान से बचकर निकल जाते हैं और यह अपनी रिसर्च को जारी रखते हैं। पर यह लड़की काफी निराश होती है क्योंकि यह 6 महीने से यहाँ पर रिसर्च कर रही है और इसे यहाँ पर कुछ नहीं मिला। अब स्पेस स्टेशन से इनके पास एक मेल आता है। मैसेज में कहते हैं कि हम आपको कुछ दिनों में लेने के लिए एक यान रवाना कर रहे हैं जो जल्द ही पहुंच जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है एक साइंटिस्ट को जिसका नाम मोर्को होता है, जो अपने कोच से बाहर जाने के लिए जिद कर रहा होता है। कैप्टन इसके जवाब में कहता है कि अब हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं, फिर तुम यहाँ से बाहर जाने की जिद क्यों कर रहे हो? जिसके जवाब में मार्को कहता है कि मैंने एक जगह पर एक डिवाइस लगाया था जो काम नहीं कर रहा है, मुझे उसी को ठीक करने के लिए बाहर जाना है। अब साइंटिस्ट मार्को को बाहर जाने के लिए इजाजत देता है और उससे कहता है कि तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हें एक साथी को अपने साथ ले जाना होगा। रात होने से पहले तुम्हें अपनी जगह वापस आ जाना होगा। अब यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है, लेकिन उसके पास 3 साइंटिस्ट भी आ जाते हैं जो उससे बात करने लगते हैं। मार्को उनसे कहता है कि मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जल्द से जल्द डिवाइस को ठीक करके यहाँ से वापस आना है। जिस बात से बायोलॉजिस्ट को काफी हैरानी होती है कि सिर्फ एक डिवाइस को ठीक करने के लिए मार्को इतनी जल्दी में है। अब बायोलॉजिस्ट मार्को का कंप्यूटर चेक करती है और उसकी स्क्रीन को देखकर हैरान हो जाती है और यह ये सब बाकी सारे वैज्ञानिकों को दिखाती है। वैज्ञानिक देखते हैं मोर्को को वहां पर पता चल चुका था कि वहां पर कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनसे जीवन संभव हो सकता है, और सब यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मोर्को ने डिवाइस ठीक करने के बहाना क्यों बनाया था। वो हमें बता भी सकता था। और ये सारे वैज्ञानिक अब अपने मन में एक मनगढ़ंत कहानी बनाने लगते हैं कि मार्को बिना बताए इसलिए गया क्योंकि वह इस खोज का सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता था। अब बायोलॉजिस्ट मार्को की शिप में कॉल लगाती है जो उसका साथी उठाता है क्योंकि मार्को बाहर काम कर रहा हो जाता है। तभी अचानक जहां पर मार्को खड़ा हुआ होता है वह जमीन अंदर की तरफ धंसने लगती है, जिससे वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है जो इन्होंने काम के लिए बनाया था। अब उसका साथी जल्दी से बाहर उतर कर आता है और दूसरे साइंटिस्ट को भी रिपोर्ट कर देता है। अब कुछ देर बाद यहाँ इनके 2 साथी भी आ जाते हैं। जो यह डॉक्टर थी वह मोर्को की काफी अच्छी दोस्त थी और यह दूसरे वैज्ञानिक से कहती है कि तुमने मोर्को को बचाने के लिए कुछ किया क्यों नहीं? डॉक्टर वैज्ञानिक से कहती है कि हमें जल्द से जल्द नीचे इस गड्ढे में जाना चाहिए जिससे हम मोर्को को बचा पाएं। अब कैप्टन इससे कहता है कि हमने यह गड्ढा बहुत गहरा बनाया था, मुझे नहीं लगता इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मोर्को जिंदा बच पाया होगा। और इससे कहता है कि हमारे पास कुछ ऐसा साधन भी नहीं है जिससे हम गड्ढे के नीचे जा सके। अब हम पहले अपने बेस पर जाएंगे और अपने मेल स्टेशन से बात करके यहाँ वापस आएंगे। और कैप्टन कहता है कि हम यहाँ आकर मोर्को को बचा लेंगे, पर इससे वह लड़की कहती है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पर रुकना पसंद करूंगी क्योंकि जब तक हम वहां से वापस आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, इसलिए मैं किसी तरह नीचे जाने की कोशिश करती हूँ। अब कैप्टन इनकी बात मान लेता है और कैप्टन और मोर्को के साथी वापस बेस पर जाते हैं। अब वह दोनों यहाँ पर आ जाते हैं और सारे लोगों को सारी बात बता देते हैं, यहाँ तक कि वह स्टेशन पर भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर यह हादसा हो चुका है। अब स्टेशन के लोग कहते हैं कि तुम अपने टूल्स वगैरह लेकर वहां पर पहुंचो जहां पर मोर्को फंसा हुआ है, और यह भी कहते हैं कि अगर मोर्को जिंदा मिले तो उसे जिंदा ले आना, मरा हुआ मिले तो मरा हुआ ले आना। अब बायोलॉजिस्ट और मोर्को का साथी बेस पर ही रुक जाते हैं। कैप्टन बाकी साथियों को लेकर साइट 9 की जगह पर निकल जाता है। अब डॉक्टर मोर्को को देखने की कोशिश करती है पर वह उसे नहीं देख पाती क्योंकि वहां से एक धुएं जैसी भाप निकल रही थी, इसलिए वह तंग आकर अपनी शिप में आकर बैठ जाती है।
पर तभी उसे बाहर से आवाज आने लगती है कि कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही डॉक्टर बाहर देखने की कोशिश करती है तो उसे एक ऐसी चीज दिखाई देती है जिससे वह देखकर डर जाती है और चीखें मारने लगती है। यहाँ पर हमें नहीं दिखाया जाता कि डॉक्टर ने बाहर क्या देखा, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन को ब्लैक कर दिया जाता है। तभी कैप्टन भी यहाँ अपने साथियों के साथ आ जाता है। दो साइंटिस्ट होल के अंदर मोर्को को ढूंढने लगते हैं और दो साइंटिस्ट शिप में आकर डॉक्टर को चेक करते हैं, पर उन्हें पूरे शिप में डॉक्टर कहीं नहीं मिलती। यहाँ से यह सारे वैज्ञानिक यह अंदाजा लगा लेते हैं कि डॉक्टर मोर्को को बचाने के लिए किसी तरह होल के अंदर चली गई होगी। वह एक रस्सी की मदद से एक वैज्ञानिक को नीचे होल में भेजते हैं। वैज्ञानिक देखता है कि यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है जो तेजी से बढ़ रहा था। वैज्ञानिक का नाम विंसेंट होता है, जिसे यह चीज बड़ी अजीब लगती है। विंसेंट डॉक्टर और मोर्को को ढूंढने के लिए जाता है, पर दोनों कहीं नहीं मिलते। विंसेंट अब बाहर आ जाता है। अब इनका एक साथी इन सब से कहता है कि मैंने दो लोगों के पैरों के निशान देखे हैं जो हमारे बेस तक जा रहे हैं। यह लोग इनसे वह अंदाजा लगा लेते हैं कि यह पैरों के निशान मोर्को और डॉक्टर के हैं, क्योंकि उन दोनों के अलावा यहाँ पर कोई और नहीं था। तभी उनके बेस पर अलर्ट टाइप आता है कि उनके बेस के पास कोई आ रहा है। तब बायोलॉजिस्ट और मोर्को का साथी चेक करते हैं कि बाहर मोर्को खड़ा है। वह उसे दरवाजा खोलकर अंदर बुला लेते हैं। की हालत बिल्कुल ही खराब थी। अब उसका साथी जल्द से उसका हेलमेट उतारता है। वह जैसे ही उसका चेहरा देखता है, उसके साथी काफी डर जाते हैं, क्योंकि मोर्को का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका होता है। वह देखते हैं मोर्को का चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका है और इसके खाल सुकड़ चुकी है, जो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मोर्को अब अपना कंट्रोल खो देता है। वह ग्रिल मशीन को उठाकर अपने ही साथियों पर हमला करने लगता है, जिससे वह एक साथी को जख्मी भी कर देता है। अभी यहाँ बायोलॉजिस्ट भी आ जाती है। वह यहाँ सब देखती है, लेकिन इसके तुरंत बाद यहाँ पर डॉक्टर भी आ जाती है, जिसका हाल मोर्को की तरह हो रहा था। डॉक्टर अब बायोलॉजिस्ट पर हमला कर देती है, लेकिन बायोलॉजिस्ट उससे अपनी जान बचाकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। कैप्टन भी अपने साथियों के साथ बाहर आ जाते हैं। उन्हें बेस से अजीब आवाजें आ रही होती हैं, इसलिए कैप्टन अपने सारे साथियों को बाहर छोड़कर खुद अंदर जाते हैं। कैप्टन अंदर आकर बिल्कुल घबरा जाता है। वह देखता है चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। बायोलॉजिस्ट उस कमरे के बाहर घबराकर खड़ी थी, जिसमें उसने उन दोनों को बंद कर रखा था। कैप्टन यह सब देखकर घबरा जाता है और बायोलॉजिस्ट से कहता है कि हमें यहाँ जल्द से जल्द निकलना होगा। जैसे ही कैप्टन बाहर जाने वाले होते हैं, तभी मोर्को दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है और उसने कैप्टन पर भी हमला कर दिया होता है, उन पर वार करके। कैप्टन वहां जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बाहर आ जाते हैं, जो कि काफी जख्मी हालत में होते हैं। बायोलॉजिस्ट उन दोनों के बारे में सबको बताती है, पर किसी को भी इनकी बातों पर यकीन नहीं होता। पर जैसे ही सारे लोग डॉक्टर को देखते हैं तो इनकी हालत भी खराब हो जाती है। ये सब काफी डर जाते हैं। कैप्टन ज्यादा जख्मी थे, इसलिए वह सारे साइंटिस्ट उन्हें दूसरे बेस में ले जाते हैं और इनका इलाज करने लगते हैं। उन्हें यहाँ लिटाकर विंसेंट का साथी उनका इलाज करने लगता है। इलाज के वक्त कैप्टन उनसे कहता है कि मेरी हालत बिगड़ती जा रही है, मुझे प्यास भी लग रही है और मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूँ। एक साइंटिस्ट उन्हें पानी पिलाने लगता है, लेकिन कैप्टन बेकाबू होकर उसका गला पकड़ लेते हैं, जो छुड़वाने पर भी नहीं छूट रहा था। अब इसका यही मतलब था कि कैप्टन भी मोर्को और डॉक्टर की तरह बनते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक वायरस फैल रहा था। जो विंसेंट ने उस गड्ढे के अंदर एक एंजाइम को देखा था, उसी वायरस की वजह से मोर्को इन्फेक्टेड हुआ था। क्योंकि मोर्को ने कैप्टन को भी काट लिया था, इसलिए वो वायरस उनमें भी फैल रहा था, जिसकी वजह से वो अपना काबू अपने ऊपर से खोते जा रहे थे। इस बीच कैप्टन की मौत हो जाती है और बाकी साइंटिस्ट कैप्टन को रस्सी से बांध देते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये वायरस काफी खतरनाक है, क्योंकि इससे लोग इन्फेक्टेड इंसान वापस जिंदा होकर हमला कर देते हैं। अब यह लोग देखते हैं कि जब हमने मोर्को और डॉक्टर को बंद करा था, वह दरवाजा तोड़कर दूसरे कमरे में आ गए हैं और यह लोग यहाँ आने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो यह लोग जल्द ही यहाँ पर आ जाएंगे। और यह दोनों इन्फेक्टेड होने के साथ साथ काफी ताकतवर भी हो गए हैं, जिससे सारे लोग काफी डर जाते हैं। विंसेंट एक अंडरग्राउंड पाइप के जरिए अपने बेस के रूम में जाता है, क्योंकि सामने वाले रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं। अब हम डॉक्टर को देखते हैं, जो कैप्टन की खून का सैंपल लेकर उसकी जांच करने लगती है कि आखिर इन सब के साथ हो क्या रहा है। और अब इन्हें पता चल जाता है कि यह सब उसे एंजाइम की वजह से हो रहा है, जो मोर्को को साइट 9 की जगह पर मिला था, और जो वायरस होल के अंदर बड़ा हो रहा था वो भी इसी की वजह से हो रहा था। अभी यह सारे साइंटिस्ट मिलकर इस वायरस का एंटीडोट बनाते हैं
और उसे कैप्टन को लगाते हैं और यह एंटीडोट अपना काम करने लगता है। जो कैप्टन के सेल्स में वायरस डबल हो रहा था वह अब रुकने लगता है। जो यह सब देखकर उन्हें सुकून मिलता है। पर विंसेंट पहले कमरे में पहुंच गया था और सिस्टम को स्टार्ट करने लगा था, तभी वहां लाइट बंद होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सिस्टम चालू होने से पहले ही बंद हो जाता है। यह देखकर विंसेंट बाहर जाता है कि गड़बड़ी को देख सकी। यहाँ उसे पता चलता है कि मोर्को का साथी जिस पर मोर्को ने ड्रिल से हमला किया था वह भी इस वायरस से संक्रमित हो गया है और अपना कंट्रोल खोकर वह मेन सिस्टम में छेड़छाड़ कर रहा था। मेन जैसे ही विंसेंट को देखता है उसकी तरफ दौड़ने लगता है। यह देखकर मोर्को और डॉक्टर भी उसी तरफ आने लगते हैं। वही विंसेंट की जान को खतरे में देखकर उसके साथी आवाज कर देते हैं ताकि वह वापस उनके दरवाजे पर आ जाए। वह देखकर बायोलॉजिस्ट होल से उन पर एंटीडोट का स्प्रे कर देती है, जिससे वह लोग कमजोर होकर जाते हैं। और तब तक विंसेंट भी पाइप के रास्ते से इस कमरे में वापस आ जाता है, जिसके पीछे पीछे मोर्को का इन्फेक्टेड साथी भी आ गया। अब यहाँ बायोलॉजिस्ट सभी की जान बचाने के लिए उनका ध्यान अपनी तरफ करके तो ये सब उनकी तरफ जाने लगे। इस बीच उन्होंने यह भी नोटिस कर लिया हमारे इन्फेक्टेड साथी भी हमारा पीछा कर रहे हैं, यानी जो इन्होंने एंटीडोट बनाया था यह उसमें नाकामयाब हो गए हैं, क्योंकि वह सिर्फ थोड़े वक्त के लिए ही वायरस का असर को रोक सकता है, यह मुकम्मल खात्मा नहीं कर सकता। जिसकी कुछ बात वायरस का असर दोबारा हो जाता है, यानी कि वह वायरस इतना खतरनाक है। वहां से सारे लोग साइट 9 पर पहुंच गए। इस रोवर में विंसेंट और उसके साथी रुकते हैं, जबकि पायलट दूसरे रोवर को लेने चला जाता है। यहाँ जाकर वह विंसेंट से राबता करता है, कहता है तुम्हारे साथी इन्फेक्टेड हैं, मैं उन्हें साथ ले जाने का रिस्क नहीं ले सकता। अगर तुम मेरे साथ वहां जाना चाहते हो जहां से अंतरिक्ष यान आ रहा है तो तुम्हें अपने साथी को छोड़ के आना होगा। उसके लिए भी विंसेंट मना कर देता है। वह कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसके बगैर नहीं आऊंगा। अब पायलट अकेले ही रोवर को लेकर निकल जाता है। विंसेंट को उसकी ही हरकत पर बहुत गुस्सा आता है, पर फिर भी वह अपने साथी को लेकर इस रोवर के साथ भी बढ़ता रहता है। ऐसे में यहाँ पर तूफान आ गया और रात होने के कारण वह यहीं सो जाते हैं। सुबह को जब विंसेंट की आँख खुली तो वह देखता है मेरे साथी मुझे बचाने के लिए अकेले ही रोवर से उतर गए हैं और अब वह पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मैं भी इन्फेक्टेड हूँ, इसलिए मैं विंसेंट को नुकसान ना पहुंचा दूं। वह बहुत दूर जाकर आत्महत्या करना चाहती थी, पर तभी विंसेंट उसके पैरों के निशान का पीछा करते हुए रोवर को उसके पीछे ले जाने लगा। कुछ दूरी पर उसको वह मिल गई। विंसेंट उसे रोकने के लिए रोवर से उतर गया और उसकी तरफ भागने लगा, पर वह उसे बचाने के लिए अपना हेलमेट उतार देती है और बहुत तड़पने लगती है। विंसेंट जल्दी से आकर उसे संभालता है, पर वह उसके हाथों में ही दम तोड़ देती है, जिससे विंसेंट को दुख तो बहुत होता है कि अगले ही पल उसकी दोस्त इन्फेक्टेड हो जाती है, जो विंसेंट पर हमला कर देती है। अब विंसेंट ना चाहते हुए भी उसी के हेलमेट से अपने साथी पर हमला कर देता है। वह उसे हेलमेट से इतना मारता है कि उसकी जान ही चली जाती है। और अब तक उन्हें लेने के लिए स्पेस स्टेशन से एक जहाज निकल चुका था, जिसे वह दूर से ही देख लेता है। वह यहाँ भी देखता है कि मेरे इन्फेक्टेड साथी भी यहाँ मौजूद हैं, साथ ही पायलट भी दूसरे रोवर के साथ यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ विंसेंट शिप के अंदर राबता करने की कोशिश करता है, पर शिप के लोग उसकी आवाज को सुन नहीं पाते, क्योंकि फासला ज्यादा होने की वजह से ट्रांसमीटर में आवाज आ ही नहीं रही थी। पर यहाँ के ट्रांसमीटर से विंसेंट जहाज के अंदर की आवाजें सुन पा रहा था। वहाँ दो लोग थे। शिप को आता हुआ देखकर तीनों इन्फेक्टेड साथी भी उसी की तरफ बढ़ने लगे। स्पेस स्टेशन के लोग भी सोचकर दरवाजा खोल देते हैं कि यह लोग अभी बचे हुए हैं, यानी जिंदा हैं, और इन्फेक्टेड लोग उन पर हमला कर देते हैं। इससे विंसेंट अब बस शिप में लोगों की चीखें ही सुन पा रहा था। जब वह पास जाता है तो देखता है कि जहाज पर सवार दोनों लोग मर गए हैं और वहां उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। विंसेंट को यहाँ मार्को भी दिखाई दिया और सबसे पहले वही इस वायरस का लपेट में आया था, तो उसकी हालत तो बहुत ही खराब थी, क्योंकि अब उसके जिस्म पर सिर्फ हड्डियां ही नजर आ रही थी। फिलहाल विंसेंट उसे शिप पर चढ़ जाता है। अब वह पायलट कैबिन में आया तो देखता है कि पायलट पहले से ही यहाँ मौजूद है, पर वह भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। विंसेंट उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं जा रहे हो, क्योंकि हम इस वायरस को अपनी जमीन पर नहीं ले जा सकते। ऐसे मेरी साथी नहीं जा सकती थी, तुम भी अब नहीं जा रहे हो।
जिसके जवाब में पायलट कहता है कि नहीं, मैं जाऊंगा क्योंकि इसका इलाज हम धरती पर जाकर ढूंढ लेंगे। फिर भी विंसेंट उसे रोकने लगता है और इसी बीच दोनों की हाथापाई होने लगती है, जिस लड़ाई में पायलट विंसेंट पर चाकू से हमला कर देता है और वह वहां पर बेहोश हो जाता है। अब पायलट ने फिर से शिप स्टार्ट करके जमीन की तरफ ले जाने लगा। इतनी ही देर में विंसेंट को होश आ गया। वह पीछे से आकर उसे रोकने की कोशिश करने लगा। वह उसे अपने हेलमेट वाले सर से मार मार कर जख्मी कर देता है। उसके बाद वह दरवाजा खोलकर बाहर उसे आसमान में फेंक देता है। लेकिन अब यहाँ शिप में सिर्फ कुछ ही मिनट्स का पेट्रोल बचा था, जिससे विंसेंट यहाँ मेल स्टेशन पर मैसेज भेजने लगता है। वह उनसे कहता है कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी पूरी टीम मर गई है, एक ऐसे वायरस की वजह से जो यहाँ एक एंजाइम से लगा और ऐसे ही सब में फैलता गया। अब वह बताता है कि शिप में कुछ मिनट का ही फ्यूल बचा हुआ है, पर खाना बहुत है। मैं तब तक इंतजार कर सकता हूँ जब तक आप मुझे बचाने नहीं आ जाते। पर मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं बचूं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझे बचाने आए। मुझे लगता है कि यह वायरस अब मेरे अंदर भी आ चुका है और हम इसका एंटीडोट बनाने में भी नाकाम रहे, क्योंकि वह सिर्फ कुछ ही देर के लिए काम करता है। अब मैं मरना चाहता हूँ ताकि जमीन पे आकर मेरी वजह से वायरस जमीन पर ना फैले। मैं हर किसी के लिए खतरा नहीं बनना चाहता, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता है कि इसका कोई इलाज भी हो सकता है या नहीं। तो मेरा मशवरा यह है, आप लोग मुझे बचाने ना आए। अब वह अकेले ही इस शिप में अपनी मौत का इंतजार करने लगा। अपनी जिंदगी में बातें पलों को याद करने लगा, सबकी मौत पर और जो उसके साथ हो रहा था उसकी वजह से। वह काफी दुखी भी था और इसके दुख के साथ ही यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।